हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर का पहला क्वेश्चन पढ़ाया था, कंसंट्रेशन सांद्रता। आज स्टार्ट कर रहे हैं अणु संख्यक गुण। इसको बोलते हैं क्या? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अब जैसे नेम से क्लियर है, अणु संख्यक गुण यानी कि किसी भी विलयन के वह गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। इस बात पर नहीं कि अणुओं की प्रॉपर्टी कैसी है, यानी टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। अणु कितने हैं इस बात पर निर्भर कर रहे हैं, ना कि अणु की प्रकृति कैसी है, उसका रासायनिक संगठन कैसा है, इस बात पर निर्भर नहीं कर रहे। तो उन्हें क्या बोला जाता है? अणु संख्यक गुण। बेसिकली 4 टाइप्स के हैं। पहला होता है पराशरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वन बाय वन लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं पराशरण दाब। इसको बोलते क्या हम? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पराशरण दाब को समझने के लिए पहले हमको एक नया टर्म पराशरण समझना पड़ेगा, ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको। इसको समझने के लिए आप देखिए, जैसे हम घरों में आपने किशमिश देखी होगी, जब बोलते हैं किशमिश खाते हैं तो अगर उसको हम भिगा के खाते हैं तो वो ज़्यादा असरदार होती है ना। तो हम रात में भिगो दिए तो जब सुबह देखते हैं वो तो फूल जाती है, स्वेल कर जाती है। ऐसा क्यों हुआ? कि भाई किशमिश का साइज तो नॉर्मल ये था, इसको वाटर में हमने जब सोक कर दिया, डुबो दिया, तो ये इसका साइज लगभग ऐसा हो गया, यानी कि साइज इंक्रीज हो गया इसका। मीन्स यहाँ से जो वाटर था वो इसके अंदर एंटर कर गया। ऐसे ही क्या होता है, अगर आप देखें, जैसे हम मार्केट से फल लेके आते हैं तो कहा जाता है कि धो के खाएं। जैसे अंगूर है, उसको आपने धो लिया और रख दिया। अब क्या होता है, जिस बर्तन में धोए उसको बस बर्तन में भरा और आपने उल्टा कर दिया, उसको पानी निकल जाता है। अब आपने उसको रख दिया, तब भी जो थोड़ा सा नीचे रहता है वो पानी रहता है। आप ध्यान से दें, एक दिन बाद अगर पूरा उस समय आपने कंज्यूम नहीं किया अंगूर, तो नीचे वाले जो पोर्शन में अंगूर रहते हैं वो थोड़े से गल जाते हैं। तो होता क्या है, यानी थोड़े से पिले हो जाते हैं, पिचक जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। यानी कि क्या हुआ, अगर ऐसे ही हम अंगूर को अगर पानी में डाल दें तो देखा जाएगा कि ये थोड़ा सा एक दिन बाद श्रिंक कर जाएगा। ये स्वेल क्यों कर गया, फूला क्यों? क्योंकि वाटर अंदर चले गया। ये श्रिंक हुआ, इसका मतलब यहाँ से वाटर बाहर आ गया। तो अब इसमें एक खास बात होती है, किशमिश में भी यहाँ पे बाहर झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, और ग्रेप्स में, अंगूर में भी बाहर झिल्ली होती है। इसके अंदर जो द्रव है उसकी सांद्रता अलग है, पानी की सांद्रता अलग है। ऐसे ही जो अंगूर के अंदर लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन अलग है, और जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन सांद्रता अलग होती है। तो अब इस बात से हम समझते हैं, इस डायग्राम को देखिए, मैंने यहाँ पे बीकर लिया है, उसमें यहाँ पे लगा दी है अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। ये वो झिल्ली होती है जो अपने में से केवल विलायक के अणुओं को तो जाने देती है, विलय के अणुओं को नहीं जाने देती। बताएंगे क्यों, अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या करा, ये 2 अलग अलग सांद्रता के लिक्विड्स द्रव लिए और इनको अर्धपारगम्य झिल्ली की हेल्प से मैं कांटेक्ट में लेके आया। मान लिया कि C2 की वैल्यू C1 से ज़्यादा है, यानी कि ये वाला, इसकी द्रव की सांद्रता ज़्यादा है और इस द्रव की सांद्रता कम है। तो जब ऐसा किया तो ये देखा गया कि कम सांद्रता वाले द्रव की ओर से क्या होगा, विलायक का प्रवाह शुरू होगा टूवर्ड्स द हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, यानी कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर एक स्वतः स्पॉन्टेनियस फ्लो शुरू होगा। किसका? विलायक के अणुओं का, विलय के नहीं, क्योंकि यह अर्धपारगम्य झिल्ली है। और ये फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रता लगभग बराबर नहीं हो जाती। तो विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर गुजरना, यह वो स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? पराशरण। क्लियर हो गया? सही है ना। और ये प्रवाह क्या है, फ्लो जो है स्पॉन्टेनियस है, हमको बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता। क्लियर हो गया? तो ये कहलाता है ऑस्मोसिस या पराशरण। क्लियर हो गया? इसीलिए क्या होता है कि जो किशमिश है वो फूल जाती है, क्योंकि किशमिश के अंदर जो द्रव है वो गाढ़ा है, उसकी सांद्रता ज़्यादा है तो पानी अंदर चला जाता है। और जो अंगूर है उसके अंदर जो लिक्विड है वो पानी से भी पतला है, मीन्स उसकी कंसंट्रेशन वाटर से भी कम होती है। तो अब ये इधर निकल आता है, तो ग्रेड क्या कहते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। क्लियर हो गया? तो अब ऑस्मोसिस समझ में आ गया। तो अब इससे समझते हैं हम पराशरण दाब। तो उसकी पहली डेफिनेशन इसी से आ जाती है।
किससे? इस डायग्राम को लिया। अब हमने सपोज कर लिया ये 4 एरोज दिखा दिए और एक एरो रिप्रेजेंट करता है 100 मॉलिक्यूल्स, 1000 भी हो सकते हैं, हमने 100 मॉलिक्यूल मान लिया। तो देखा 4 एरोज है, यानी कि 100, 200, 300 और 400। ये 400 अणु इधर से इधर जाने के बाद ये मान लिया गया कि इन दोनों द्रवों की सांद्रताएं बराबर हो गई, पराशरण दाब की क्रिया, तो पराशरण की क्रिया रुक जाएगी। अब हमने क्या करा, अधिक सांद्रता वाले विलयन पर हमने दाब अप्लाई करना शुरू करा, इस पर दाब आरोपित करना शुरू करा, प्रेशर लगाया। तो ये देखा जाएगा कि अब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणु जाना शुरू हो जाएंगे। तो पहले ये 100 लौट के आए, और बढ़ाया 200, और बढ़ाया 300, और जब और बढ़ा गया तो ये 400 पे आके रुक गए, बस यहीं हम रोक देंगे। तो ये जो दाब P हुआ, जिसके कारण जितने अणु इधर से इधर गए थे वो पुनः इधर से इधर को आ गए, अर्थात पराशरण की क्रिया रुक गई। तो यही जो अतिरिक्त दाब है इसे बोला जाएगा पराशरण दाब, यानी वह अतिरिक्त दाब जो अधिक सांद्रता वाले विलयन पर आरोपित करने से क्या होता है, पराशरण की क्रिया रुक जाती है, उसे बोला जाता है पराशरण दाब। क्लियर? ये इसकी पहली डेफिनेशन हुई। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन समझते हैं। हमने क्या लिया, एक फनल, एक कीप ली, उसको उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, और उसके लोअर माउथ पे हमने लगा दी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें भर दिया हमने यहाँ पे पानी, और यहाँ भर दिया हमने चीनी का घोल, शुगर सोल्यूशन। अब क्योंकि यहाँ तो वाटर है, यहाँ शुगर सोल्यूशन है, तो ऑब्वियसली इसकी कंसंट्रेशन वाटर से ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, कम सांद्रता, अधिक सांद्रता, अर्धपारगम्य झिल्ली, ऑस्मोसिस, पराशरण क्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जल चढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये ऊपर होता जाएगा, लेवल ये होता जाएगा। अब ये थोड़ी है कि फाउंटेन बन जाएगा, नहीं, ये तभी तक जाएगा जब क्या होगा, जो इस द्रव को ऊपर ले जा रहा है वो जो फोर्स है वो इस पूरे द्रव के भार को बैलेंस कर लेगा। जैसे आपसे बोला जाए कि आपने माना ये कोई स्टोन है, इसके अभी तक बहुत हल्का है, अगर ये माना 20 किलो का होता, मैंने यहाँ से उठाया तो ये उसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ ऐसे करके, सिंपल, ठीक है ना। तो अब मैं इसको एक निश्चित हाइट तक ले जाऊँगा, उसके बाद मैं कितना ही प्रेशर लगाऊंगा ये ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो इसका डाउनवर्ड फोर्स यानी जो इसका वेट है वो मेरे फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो अब ये ऊपर नहीं जाएगा। तो वही बात आई क्या कि ये लिक्विड वहीं तक रन करेगा जब तक कि दोनों फोर्स बराबर नहीं हो जाते। तो ये मान लिया हमारी इक्विलिब्रियम हाइट हो गई, साम्य ऊंचाई हो गई, ये हो गया। ठीक है, तो अब ये जो पराशरण दाब है, ये जो लिक्विड का कॉलम, ये जो द्रव का स्तंभ है, जो दाब लगाएगा उसको हम हिंदी बोलते हैं द्रव स्थैतिक दाब, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो पराशरण दाब इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होगा, जो कब उत्पन्न होगा कि जब हम विलयन को विलायक के संपर्क में अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा लेकर आएंगे। तो वो क्या होता है, P बराबर HdG, जहाँ H क्या हो गई है, साम्य ऊंचाई, D विलयन का घनत्व, और G बताइए आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन आपको इससे मिल जाएगी पराशरण दाब की। क्लियर हो गया? अब आता है पराशरण दाब संबंधी नियम। एक आपने नाम सुना होगा आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, वो किसने दिया था, आदर्श गैस समीकरण। चार्ल्स और बॉयल के नियम को मिलाकर वो इक्वेशन हमारे पास आई थी, वो थी गैसीय दाब संबंधी। तो वैज्ञानिक थे वॉन हॉफ, उन्होंने सोचा कि क्या जो पराशरण दाब है वो भी गैस नियम का पालन करेगा। उसके संबंध में फिर दो नियम दिए। पहला नियम क्या दिया, वॉन हॉफ बॉयल का नियम। जैसे हम बॉयल का नियम पढ़ें तो वो क्या था कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उस गैस के निश्चित आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब यहाँ पर वॉन हॉफ ने क्या करा, गैसीय दाब की जगह पराशरण दाब ले लिया। तो उसने क्या करा कि स्थिर ताप पर किसी भी विलयन की निश्चित क्या, जो उस विलयन में जितने अणु विलायक के विलय के हैं उसका जो पराशरण दाब है उस विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी P समानुपाती 1/V, या बोल देंगे P व्युत्क्रमानुपाती V। दूसरा दिया वॉन हॉफ चार्ल्स का नियम। ये क्या बोला कि स्थिर आयतन पर पराशरण दाब जो है उस विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है, P समानुपाती T। अब जैसे वहाँ दोनों कोई नियम बनाए थे वैसे यहाँ बता दिए कि अगर P और V दोनों ही परिवर्तित हो रहे हो तो ये दोनों मिल जाएंगी, तो P समानुपाती
T अपॉन V आ गया, V हम इधर ले गए तो PV समानुपाती T। अब जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाया जाएगा तो एक नियतांक आता है कांस्टेंट, यहाँ क्योंकि विलयन है सोल्यूशन है तो PV इक्वल टू रख दिया हमने ST विलयन नियतांक सोल्यूशन कांस्टेंट। क्लियर? इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.0828 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो R की वैल्यू के नियर और बराबर होती है 0.0821। देखिए 0.082 0.082 यानी फोर्थ प्लेस पे ही डिफरेंस आ रहा है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सिमिलरिटी लाने के लिए S की जगह R रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं S की जगह R रख दूंगा तो PV इक्वल टू क्या गया ये RT। क्लियर? तो ये जो इक्वेशन आई ये पराशरण दाब पूरा का पूरा फॉलो करता है। तो क्या है हमारे पास PV इक्वल टू RT। ये किसके लिए आया, ये विलय के 1 मोल के लिए आया, लेकिन हमेशा 1 मोल थोड़े आते, कभी 2 मोल कभी 3 मोल यानी कि n मोल। अतः क्या हो जाएगा, n मोलों के लिए हम क्या रख देंगे, PV बराबर nRT। क्लियर? जहां पर अभी और देखते हैं। अब हमको पता है n बराबर क्या होता है, इक्वेशन में भी है 1, ये 2 मान दिया आपने, इसको ही आ गया 3। अब हमको पता है n बराबर होता है W बटे में m, W ओवर m यानी मोलों की संख्या भाग बटे में अनुभाग। इक्वेशन 4 अगर मान दी तो फ्रॉम 3 and 4 क्या आ गया, PV इज इक्वल्स टू W ओवर m RT। क्लियर? ये आ जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए जहां पर P क्या है, P हो गया पराशरण दाब, ये होता है वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। अब जनरली तो एटमॉस्फेयर मिलता ही है, अगर नहीं दिया है तो हमको मालूम है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर। क्लियर? दूसरा V है विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। क्लियर? W क्या है, विलय का भार, ये ग्राम में ही होता है, विलय का भार ये हो गया हमारा ग्राम में, और m तो पता ही है क्या है, विलय का अणुभार। R की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, R क्या होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और T क्या है, टेम्परेचर तापमान किसमें, केल्विन। ठीक है, तो स्पिन मेकर याद है। ठीक, इतना क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ न्यूमेरिकल इसके कर भी कराएंगे या फिर नेक्स्ट उसमें देखेंगे, पहले देखते हैं अभी। अब देखिए, अभी हमको ये पता था कि PV इज इक्वल्स टू, अभी इसके बाद पढ़ते क्या हम, समपराश्री विलयन। क्या पढ़ते हैं, समपराश्री विलयन। इसको इंग्लिश में बोलते क्या हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मैंने 2 विलयन लिए A और B। ठीक है, माना इसका जो पराशरण दाब था P1 था, इसका पराशरण दाब P2 था। पहले केस में ये क्या होगा, अगर ये दोनों बराबर हुए, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, समपराश्री विलयन। ऐसे विलयन जिनका पराशरण दाब समान होता है उन्हें बोला जाता है समपराश्री विलयन। अभी देखिए हमको मालूम था PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो क्या होगा, मैं V नीचे ले गया तो P इज इक्वल्स टू n/V RT। अब n अपॉन V क्या होता है, मोलों की संख्या बटे में आयतन, ये हुई हमारी सांद्रता, मोलरता, तो P बराबर हो गया CRT। क्लियर? एक ये भी आता है क्वेश्चन बना के। अब क्या करा, हमने 2 विलयन लिए, तो पहले विलयन के लिए
P1 बराबर C1R, तो स्थिरांक है और टेम्परेचर भी हमने कांस्टेंट मान लिया, तो P1 बराबर C1RT। ऐसे ही दूसरे विलयन के लिए P2 बराबर C2RT, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट ले रखा है। लेकिन समपरासी विलयन के लिए क्या होता है, P1 बराबर P2, इक्वेशन आ गई 4, तो क्या हो जाएगा समीकरण, इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 क्या मिल गया हमको, ये P1 इक्वल्स P2 हो गया, तो आ जाएगा ये C1RT इज इक्वल्स टू C2RT, RT से RT मिल गया, देन वी गेट C1 इक्वल्स टू C2। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्वेश्चन आगे 5, कि जितने भी समपराशरी विलयन होंगे उनकी मोलर सांद्रताएं समान होंगी। मीन्स कि अगर मैंने दो समपराशी विलयन लिए और उनको संपर्क में लाया मैं अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, तो क्या उसमें ऑस्मोसिस होगा, नहीं। पराशरण की क्रिया तभी होती है कि जब दो लिक्विड जो होते हैं वो अलग अलग सांद्रता के हों। अब क्योंकि समपराशी विलयन है, इनकी सांद्रताएं बराबर होंगी, तो ये पराशरण की क्रिया नहीं दिखाएंगे। क्लियर, तो क्या हो गया C1 इक्वल्स टू C2। अब हमको C क्या रखा था मैंने, N/V, तो C1 की जगह क्या रख दूंगा मैं N1/V1 और C2 की जगह रख दूंगा N2/V2। क्लियर, अब N क्या होता है, W बटे में है, तो N1 हो जाएगा W1/M1, ये तो है, और V की जगह रख दूंगा ये आ गया V1, और वो क्या जाएगा W2/M2, ये आ गया V2। क्लियर, ये हो गया। तो अगर समपराशी विलयन आता है तो उसके लिए फिर आप ये चीज यूज करेंगे। क्लियर हो गया, इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समपराशी विलयन जिनका क्या होता है, पराशरण दाब समान होता है। अब आते हैं इनके न्यूमेरिकल पराशरण दाब के। देखिए अभी आपको बताया था कि PV इज इक्वल्स टू लगाना है W/M/RT। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन ये आता है, देखते हैं जल्दी से करते हैं, कि यूरिया के 6% विलयन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पराशरण दाब ज्ञात कीजिए। है ना, जबकि आप वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, 0.0821। क्लियर, ये आपको उसने दे दिया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कह रहा है वो, यूरिया के 6% विलयन, तो 6% विलयन क्या हुआ कि 6 ग्राम यूरिया को घोला गया है 100 मिलीलीटर जल के अंदर। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये W तो हमारा हो गया 6 ग्राम, ये आयतन हो गया V 100 ml। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन में बताया था कि जो आयतन है विलयन का वो लीटर में होना चाहिए, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो वी गेट 0.1 लीटर। इतना क्या हो गया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, तो T बराबर हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हमको ये चाहिए था केल्विन में, तो क्या करेंगे, इसमें 273 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 300 केल्विन। क्लियर हो गया। ताप पर पराशरण दाब ज्ञात कीजिए, P निकालना है, ये कर दिया, R आपको गिवन है 0.0821। अभी और क्या चाहिए, आपको पता है PV = W/MRT, P निकालना है, सही है, ओके। V दिया हुआ है, W वो भी दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, लेकिन M अभी आपको नहीं पता। M क्या है, विलेय का अनुभार, तो उसने यहाँ पे आपको यूरिया दे दिया है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। क्या होता है यूरिया, NH2CONH2, ये है यूरिया का फॉर्मूला। इसको जब ऐड करके निकालेंगे सब आ जाता है 60। क्या आ जाएगा, M = 60। बस आप इस फॉर्मूले में रख के P निकालेंगे। क्लियर हो गया। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल मैं आपको और करने के लिए दे दूंगा। अभी इतना रखते हैं, इसके बाद अभी कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। ठीक।